हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट पेपर 1 जो कि कक्षाएँ 1 से 5 के लिए होती है। तो सीटेट पेपर 1 में सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देख रहे हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो सीडीपी 30 नंबर की होती है, परीक्षा में पूछे जाते हैं 30 नंबर का, ठीक है। सीडीपी वो आज हम सीडीपी जो वर्ष 2011 में पूछा गया है और सभी सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज सीडीपी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कल हम आपको ईवीएस का क्लास करा देंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, कि इससे संबंधित जो भी हम लेकर आएंगे वीडियो, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं। यह सीडीपी का क्लास है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रेंड्स, देखिए। पहला ये वर्ष 2011 में पूछा हुआ, ये वर्ष 2011 में पूछा गया था, देख सकते हैं। ये 26 जून 2011 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। ये पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और यहाँ ये पढ़ लेने से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, उसकी ओर क्या करता है, संकेत करता है, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली का प्रयोग, संकेत जो है, यह विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उसकी ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में जो शिक्षण का खेल पद्धति होता है, यह किस पर आधारित होता है? तो यह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका सीखने का तत्परता नियम से, ठीक है। सीखने का तत्परता नियम से हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो यह एक पठन विकार है, ठीक। क्या होता है? एक पठन विकार होता है डिसलेक्सिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 5 है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो यह विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6 है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 7 है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो दूसरे के साथ झगड़ा करना यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न नंबर 8 है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो इसका श्रेय जो है पियाजे को जाता है, ठीक है। किसका श्रेय जाता है? यह पियाजे को जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि
तो क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि कीर्तिका को उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसका यही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने है फ्रेंड्स। प्रश्न 10 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 11 है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होता है? तो यह क्या करता है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा यह शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे को अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता मानना चाहिए? तो यह हो जाएगा आपका आंसर, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऐसा नहीं, ये नेगेटिव है। बच्चे सिर्फ शैक्षणिक संस्थान में नहीं सीख सकता है, वह बाहरी वातावरण से भी सीख सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ये विशेषता नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, यह नेगेटिव है। ठीक है, बच्चा जो है ना वास्तविक बाहरी वातावरण से भी सीख सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? तो कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसको? जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता है उन बच्चों के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को महत्वपूर्ण विशेषता जो है ना, यह पढ़ाने की धैर्य और दृढ़ता में होना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए शिक्षक में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विशेष रूप में चिंतन प्रारंभ करता है, तो यह होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ इस समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? तो यह दिया था गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। ठीक है, किसने दिया था? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने दिया था सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का बढ़ावा। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा? तो यह किया गया था पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो होता है यह किशोरावस्था। क्या होता है? किशोरावस्था में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने प्रश्न नंबर 21 है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? तो यह अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है कि विकास का अभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचारधारा किससे संबंधित है? तो यह विचारधारा जो है यह अंतःक्रिया का सिद्धांत है। ठीक है, अंतःक्रिया का सिद्धांत से संबंधित है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका विकास का अभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार जो है निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि वह कौन सा अवस्था है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो यह आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण जो है यह वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 25 आपके सामने प्रश्न नंबर 25 है डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? यह होगा आपका विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, यह जो है एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 26 है निम्न में कौन सा बच्चे को सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 27 की मन का मानचित्रण संबंधित है? तो मन का मानचित्रण संबंधित जो है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से यह संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 28 है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो ये सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 29 है प्रश्न नंबर 29 है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विशेष में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो यह होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? तो यह हो जाएगा आपका अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने में प्रश्न करने के अवसर प्रदान कराना ही यह इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों में सृजनात्मक पोषण का क्या करता है? यह विकास करता है। अवसर प्रदान करना, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अधिकार अवसर उपलब्ध कराना ही क्या है? यह शिक्षार्थियों का सृजनात्मक पोषण करता है। ठीक है, तो इस तरह से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो 30 प्रश्न दिया हुआ था वो सभी 30 प्रश्न हम लोग आज पढ़ लिए। यह प्रीवियस ईयर 2011 में पूछा गया प्रश्न था। आप इसको पढ़ लेने से आपकी बेस जो है क्वेश्चन के लेवल पकड़ में हो जाएगा। आपको जानकारी हो जाएगी क्वेश्चन किस तरह से आता है और यहाँ से क्वेश्चन पे देखे भी जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। और इसके आगे हम नेक्स्ट लेकर आएंगे 2012 का। ठीक है, नेक्स्ट अगले दिन। धन्यवाद।